गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्लाइड्स के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये पहला लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये पहला लेक्चर कॉलेजियम प्रणाली पर है। आप सभी लोगों ने जब न्याय व्यवस्था, जुडिशरी ऑफ इंडिया, भारतीय न्याय प्रणाली को जब पढ़ा होगा, चाहे किसी नोट से या चाहे किसी किताब से, या फिर भारतीय मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में ये कॉलेजियम प्रणाली जो शब्द है ये बार बार आप सभी के सामने आया है और आता रहता है कि कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सरकार और जुडिशरी आमने सामने है। तो आज हम इस कॉलेजियम प्रणाली को ही समझेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है, यह कैसे डेवलप हुई और यह किस प्रकार और क्या काम करती है। तो इस कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से हम इस डाउट को क्लियर करेंगे कि आखिर न्याय व्यवस्था में नियुक्तियां और तबादले किस प्रकार होते हैं। चूँकि आप लोग सभी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हैं, तो भारतीय न्याय प्रणाली में गहन अध्ययन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और उसमें भी कॉलेजियम प्रणाली एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इससे प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो आइए कॉलेजियम प्रणाली को हम समझते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली आखिर क्या है, यह कैसे कार्य करेगी। देखिए, ये जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां होती हैं उसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आते हैं, किस प्रकार नियुक्त होते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के जज जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या हाई कोर्ट के जजों का जो तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में होता है, वो सब कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही होता है। उसे ही हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। ये एक सीधी सिंपल परिभाषा हो गई सिस्टम की। 1970 के दशक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी हमारे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी मामलों के बाद न्यायपालिका को स्वायत्तता पर खतरा महसूस हुआ। क्या हुआ था कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने मुख्य न्यायाधीश, अमूमन देखा जाता है कि जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसे ही मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं, तो उनके अगले मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाले हैं उनका नाम सबको पहले से ही स्पष्ट होता है कि ये सबसे वरिष्ठतम जज हैं, यही अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। लेकिन 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने इस वरिष्ठता के आधार को दरकिनार करते हुए नीचे से तीसरे चौथे नंबर के व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जिससे अन्य न्यायाधीशों को गलत संदेश गया और स्थानांतरण के मामले में भी इसी प्रकार का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा। तो इससे न्यायपालिका जो है, जुडिशरी सिस्टम, उसको अपनी स्वायत्तता पर, मतलब अपनी स्वतंत्रता पर खतरा महसूस हुआ कि ये हमारे साथ, हमारी स्वतंत्रता के साथ आघात है। तो इसलिए एक कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ था। तो इसलिए इस न्याय व्यवस्था को बदलने के लिए, इस न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को धीरे धीरे भारतीय न्याय व्यवस्था में इंट्रोड्यूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा न्यायाधीश आएगा हाई कोर्ट से, उसकी जो भी शर्तें हैं कि इतने साल तक हाई कोर्ट में जज हो, इतने साल तक हाई कोर्ट में वकालत की हो, ये आप लोग संविधान में पढ़ते ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन व्यक्ति हाई कोर्ट से आएगा जज बनकर, या कौन हाई कोर्ट के न्यायाधीश एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण होंगे। जैसा अभी आपने देखा कि मोहम्मद रफ़ीक स्थानांतरण होकर हमारे एमपी के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस प्रकार हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में जो स्थानांतरण होता है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है कि स्थानांतरण जो है वो होता कैसे है। देखिए, अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में यदि किसी जज को स्थानांतरित करना है, तो दोनों हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं, दोनों के बीच आपसी सहमति बनी रहेगी।
उन दोनों हाईकोर्ट के जजों के बीच आपसी सहमति जो है वो बनी रहेगी। जब दोनों हाईकोर्ट के मुख्य जज के बीच आपसी सहमति रहेगी तभी किसी जज का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है, और यह भी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही होगा। तो इस प्रकार ये स्थानांतरण होता है। यहाँ प्री के लिए आपको मैं 2 प्रश्न बताता चलूँ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किस व्यवस्था के तहत होती है, तो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। आपको ये याद होना चाहिए कि ये कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होगी। और स्थानांतरण किस आर्टिकल में है, तो 222 में है। एक बार फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये प्री के प्रश्न बन जाते हैं। इस प्रकार स्थानांतरण होता है। अब बात आती है कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम संविधान में कहाँ है, कब ये लाया गया, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया, ये तो हमें क्लियर हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति व उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण हेतु इस सिस्टम को लाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये संविधान में कहाँ है और कब लाया गया था। तो देखिए, यह कॉलेजियम सिस्टम जो है यह पूर्ण न्यायालयी नवाचार है, संविधान में वर्णित नहीं है। ये याद रखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम संविधान में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्री का प्रश्न बन सकता है कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान में वर्णित नहीं है। ये पूर्णतः न्यायालयी नवाचार है, यानी न्यायालय के कुछ डिसीजंस पर आधारित है ये चीज। कॉलेजियम सिस्टम संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि संविधान में ये कॉलेजियम सिस्टम उल्लेखित नहीं है। अब बात आती है कि फिर ये कैसे आया। तो यह कॉलेजियम सिस्टम 3 केस निर्णय पर आधारित है, यानी सुप्रीम कोर्ट में 3 ऐसे केस हुए कि जिनके डिसीजन के आधार पर ये कॉलेजियम व्यवस्था विकसित हो चुकी है। कई बार हम देखते हैं कि जो चीज़ संविधान में लिखित नहीं होती है उसके बावजूद वो एक परिपाटी के रूप में पालन की जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देना चाहूँगा यूएसए का। यूएसए के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता है, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद से जब उन्होंने 2 बार से ज़्यादा नहीं रहते हुए इस्तीफा दिया तो वो उनकी एक परंपरा बन गई कि 2 बार से अधिक कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, जबकि वहाँ के संविधान में ऐसा लिखित नहीं है। तो कुछ चीज़ें परिपाटी और पालन के रूप में जो है वो चली आती हैं, जो हमारे संविधान में चलती रहती हैं। तो ये भी एक 3 केसेस सिस्टम था जो परिपाटी का पालन करते हुए कॉलेजियम व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आया। अब जानते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था में होते कौन कौन हैं। तो कॉलेजियम व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके नीचे 4 वरिष्ठतम जज जो हैं वो शामिल होते हैं। टोटल ये 5 लोग हैं, इन्हीं को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में कुल कितने लोग होते हैं? 5। प्री के लिए याद रखिएगा कौन कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और उनके नीचे के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये टोटल 5 जो हैं यही होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में। और यही कॉलेजियम जजों की नियुक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, तबादलों की सिफारिश करता है। हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह फैसला भी कॉलेजियम करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में किन जजों की नियुक्ति होगी, वर्तमान में जज संख्या 33-34 हो चुकी है बढ़कर, और कितने जजों का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में होगा, यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला जो आता है वो आता है कि कॉलेजियम अपनी सिफारिश किस प्रकार करता है, किस प्रकार उनकी नियुक्ति होती है। अगर इस प्रक्रिया को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊं तो कौन से जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाएंगे या कौन से जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, इनका नाम कॉलेजियम अपनी इनके नामों की सिफारिश कॉलेजियम केंद्र सरकार को भेजता है। यहां केंद्र से आशय केंद्र सरकार है। कॉलेजियम अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजती है। इसी तरह केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है। उदाहरण के लिए कि कॉलेजियम ने अपने 2 नाम जो सुप्रीम कोर्ट में जजों के रूप में वो चाहता है, 5 जजों ने केंद्र को भेजे। केंद्र भी अपना एक नाम उनको भेज सकता है कि हम चाहते हैं कि ये भी आए। सभी वरिष्ठतम आधार पर ही आएंगे, जो शर्तें होती हैं वो पूरा करेंगे सभी, कि 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो
या 10 साल तक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की हो, भारत का नागरिक हो, विधि ज्ञाता हो, तो उसी आधार पर कॉलेजियम अपनी सिफारिश केंद्र को भेजता है और केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजता है। अब जब कॉलेजियम ने कुछ नाम केंद्र सरकार को भेजे, फिर केंद्र जो नाम कॉलेजियम से आते हैं उनमें छानबीन करता है और वापस अपनी रिपोर्ट कॉलेजियम को भेजता है। यानी केंद्र देखता है कि ये जज कैसे हैं, ये जज कैसे हैं, ये जज कैसे हैं और किस प्रकार ये जज कैसे हैं और किस प्रकार इनकी नियुक्ति की जाना है। इन पे कोई संवैधानिक अतिक्रमण का कोई मुकदमा तो नहीं है या संविधान के बाहर कोई कार्य करने का मुकदमा तो नहीं है। ये सारी छानबीन केंद्र सरकार करती है। ये सारी छानबीन करने के बाद केंद्र उनको कोई नाम या सुझाव दे सकती है। केंद्र चाहे तो एक और अलग नाम सुझा सकती है या उस नाम पर और विचार करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए एक बार कॉलेजियम को बोल सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम ने फिर वही नाम, दोबारा वह सिफारिश अगर सरकार को भेजी तो सरकार को उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि सरकार इसे कब तक मानेगी। इसका उदाहरण देखने को मिला था के.एम. जोसेफ, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में थे, उनको कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहता था, लेकिन सरकार ने मामला काफ़ी समय तक होल्ड पे रखा था, तो ये सुर्खियों में था। तो इस प्रकार ये नियुक्ति होती है। देखिए, ये नियुक्ति आपको याद दिलाएगी राष्ट्रपति जो करते थे। देखिए, राष्ट्रपति के पास, यदि हमने पढ़ा है कि संसद या विधानसभा राज्यपाल के पास यदि कोई बिल भेजती है साइन करने के लिए, जो कानून बनना हो, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए उठा सकता है। अगर संसद फिर भेजेगी तो राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं है कि वो इतने समय में अपनी स्वीकृति देगा। वीटो पावर जिसे हम कहते हैं, जेबी वीटो, तो वो आप इसमें भी देख सकते हैं कि सरकार के पास भी किसी भी प्रकार की कोई समय सीमा नहीं है कि वो कॉलेजियम की सिफारिश को मानेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉलेजियम संविधान में वर्णित नहीं है, ये 3 केसेस सिस्टम के अंतर्गत आया है। 3 ऐसे केस हुए सुप्रीम कोर्ट में जिसके बिहाफ पर कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से वो केस हुए। हम बात करेंगे पहला केस जो 1981 में हुआ था। 1981 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ जिसके फैसले के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों के मामले में, यानी जजों की नियुक्तियों के मामले में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूर्ण व प्रभावी परामर्श होना चाहिए। मतलब कि यदि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की नियुक्ति होने वाली हो, हाई कोर्ट में किसी भी जज की नियुक्ति होने वाली हो, तो मुख्य न्यायाधीशों से पूर्ण व प्रभावी परामर्श होना चाहिए। पूर्ण व प्रभावी परामर्श होना चाहिए, क्योंकि वो विधि वेता है, अच्छे से परामर्श दे सकते हैं। और ये परामर्श को भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये परामर्श सहमति नहीं हो। मतलब आप परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सहमति ही हो। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। ये पहला केस था। इसी प्रकार दूसरा केस जो आया वो 1993 में आया था। 1993 में जो दूसरा केस आया, यहां जो उपरोक्त परामर्श था, देखिए पहले केस में जो परामर्श था, उस उपरोक्त परामर्श को यहां पर सहमति बना दिया गया। यहां पर यह सहमति नहीं थी, लेकिन यहां पर इसे सहमति बना दिया गया और कहा गया कि जो सीजेआई है वो 2 अपने नीचे के वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श से राय देगा और यह राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी गई। देखिए, इससे इतर अगर हम जाएं, इससे अलग हम होकर बात करें, तो आप देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता, पीआईएल के माध्यम से जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमेशा सरकार पर नकेल कसता हुआ नजर आता है। ये कई मामलों में अच्छा भी है और कई मामलों में इसको दखल अंदाजी भी कहा जाता है विधि वेताओं के द्वारा। तो जब स्वायत्तता पर खतरा महसूस होता है जुडिशरी सिस्टम को, तो जुडिशरी सिस्टम हमेशा ही आगे आता है। जैसे अभी कुछ समय पहले जजों ने मीडिया के सामने आकर, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा पर सवाल उठाए थे कि रोस्टर सिस्टम के अंतर्गत वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार समय समय पर जुडिशरी का विवाद सामने आता रहा है। तो दूसरे केस में
भी इन्होंने यही किया कि परामर्श जो था, जो पहले सहमति नहीं थी, उसको अब सहमति बना दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अकेले ही प्रभावी परामर्श नहीं देगा, अपने नीचे के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श से राय देगा। और यह राय राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी कर दी गई, जो पहले बाध्यकारी नहीं थी। ये दूसरा केस था। तीसरा केस जो आया है वो आया है 1998 में। 1998 में जो तीसरा केस आया, यहां परामर्श बहुसंख्यक परामर्श माना जाएगा। सबसे पहले केस में परामर्श क्या था, सिर्फ सीजेआई देगा, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं था राष्ट्रपति, और सहमति आवश्यक नहीं थी। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ परामर्श देगा और राष्ट्रपति के लिए मान्य बाध्यकारी कर दिया गया। तीसरे केस में 1998 में बहुसंख्यक परामर्श माना जाएगा। इसमें सीजेआई व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो मैंने आपको बताया कॉलेजियम में टोटल 5 लोग शामिल होते हैं, जिसमें सीजेआई और 4 नीचे उनके वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी टोटल 5 जो हो गए, वो यहाँ पर साबित हो चुका है कि यहाँ पे 5 लोग आ गए तीसरे केस 1998 में, और कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म हो गया। यही लोग कॉलेजियम कहलाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तबादलों के लिए अपनी अनुशंसा और अपनी सिफारिश देते हैं। ये हो गया कॉलेजियम सिस्टम। अब इस कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना कैसे की जाती है, किन मामलों में इसकी आलोचना की जाती है सरकार के द्वारा और अन्य विधिवेताओं के द्वारा, बहुसंख्यक बुद्धिजीवियों द्वारा भी इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना के क्या आधार हैं? न संवैधानिक है ये, जैसा कि हमने बताया कि यह संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है कॉलेजियम व्यवस्था, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा, संसद निर्मित नहीं है, ना इसको किसी संसद ने, हमारी जो संसद है, संसद देश का सबसे बड़ा विधायी मंदिर कहा जाता है इसको, जहाँ पर कानून बनता है, कानून संसद में बनता है, तो न संसद द्वारा कानून बनाकर इसे लाया गया था इस व्यवस्था को। इस आधार पर इसकी वैधता पर ही सवाल उठाया गया है। जब संवैधानिक नहीं है, संसद निर्मित नहीं है, तो वैधता किस आधार पर है, इस पर भी इसके सवाल उठाया जाता है। अस्पष्टता है, पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, फिर 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश आए, तीसरे केस में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश आ गए, अतः इसमें अस्पष्टता झलकती है। भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती है, जैसा कि आप सुन रहे हैं आजकल बॉलीवुड में चल रहा है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, हर क्षेत्र में, राजनीति में, बॉलीवुड में, तो ऐसा ही जुडिशरी सिस्टम में भी भाई भतीजावाद आ सकता है और आता रहा है, ऐसा विधिवेताओं का मानना है इस कॉलेजियम सिस्टम के कारण। तो इस आधार पर इस कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की जाती है। अगला मैं बात करूं कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना के बाद, तो जब इस आधार पर इस आलोचना हुई तो सरकार ने क्या किया कि कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जुडिशरी सिस्टम में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, अपना शिकंजा कसने के लिए, विधिवेताओं की बात हम करें तो उनके शब्दों में न्यायपालिका के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनसीजे जो है वो 2014 में सरकार ने प्रस्ताव रखा कि हम इसे बनाएंगे, जो स्थानांतरण और नियुक्ति के मामलों में सिफारिश करेगा। यह सरकार लेके आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे किस प्रकार बर्दाश्त करता, वो इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मान रहा था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक बताया। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा कि आपने देखा होगा जब हम संविधान पढ़ते हैं, चाहे वो मिनर्वा मिल केस हो, केशवानंद भारती बनाम केरल हो, बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ हो, या मेनका गांधी बनाम भारत संघ हो, इन सारे केसेस में, या 42वां या 44वां संविधान संशोधन की बात हो, इंदिरा गांधी के समय से ये चालू हुआ कि जुडिशरी और केंद्र सरकार, या जुडिशरी और कार्यपालिका समय समय पर एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करती हैं। जुडिशरी न्यायिक सक्रियता के मामले से सरकार को नसीहत देती है, तो सरकार संसद द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कानून निर्मित करती है जो बार बार जुडिशरी के बनाए गए कानूनों, जुडिशरी के बनाए गए फैसलों, जिसके आधार पर आगे लॉ चलते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है, उसके जो लिखित मामले होते हैं वो आगे कानून के रूप में फॉलो किए जाते हैं, लॉ के रूप में फॉलो किए जाते हैं, उसमें टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है। ये शुरू से देखा जा रहा है।
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में असंवैधानिक बताया। किसे? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को, और इसे अपने कार्य में हस्तक्षेप बताया। परंतु एक जस्टिस थे, जस्टिस चेलाश्वर जी, उन्होंने इसका समर्थन किया था। उन्होंने किसका समर्थन किया था? जस्टिस चेलाश्वर ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का समर्थन किया। प्री के लिए आप याद रखिएगा 2014 में आया, 15 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। चेलाश्वर ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने समर्थन इसलिए किया था कि एक हाईकोर्ट जज थे CS कर्णन, एक हाईकोर्ट जज हुए थे CS कर्णन, उनको न्यायालय की अवमानना के आरोप में 6 माह की सजा सुनाई गई थी। अब जब एक जज ही, वो भी हाईकोर्ट जैसी संस्था का कोई जज ही जब न्यायालय की अवमानना करेगा तो बाकी से क्या उम्मीद की जाएगी? इससे विवाद बढ़ गया कि इनकी नियुक्ति तो कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत हुई थी, तो कॉलेजियम ने इस प्रकार कैसे नियुक्ति कर दी? कैसे इनके आचरण पर कॉलेजियम ने भरोसा किया? कैसे कॉलेजियम ने इन्हें चुना और एक हाईकोर्ट का जज बनाया? तो इन CS कर्णन को जब 6 माह की सजा मिली न्यायालय की अवमानना पर, तो इससे विवाद बढ़ा। तो इसी को आधार बनाते हुए जस्टिस चेलाश्वर ने इनकी नियुक्ति को ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पूरे कॉलेजियम सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिए और न्यायिक नियुक्ति आयोग का समर्थन किया। अब ये जो आयोग सरकार बना रही थी, इस आयोग की संरचना कैसी थी? इस आयोग में कौन कौन शामिल था? इस आयोग में शामिल था CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के। उसके बाद 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, जो जस्टिस, चीफ जस्टिस के सीधे नीचे रहेंगे, नंबर 2, नंबर 3, उनको बनाया गया। केंद्रीय विधि मंत्री उस समय के, कानून मंत्री, और 2 विधि विशेषज्ञ रहेंगे जिनका चयन एक 3 सदस्यीय समिति करेगी। उन सदस्यीय समिति में कौन थे? प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता अगर उस समय विपक्ष नहीं हो तो सबसे बड़ा दल जो सत्ता में ना हो लेकिन सबसे बड़ा दल हो, उसका जो चीफ रहेगा उसे इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार इस आयोग, इस संरचना से ये आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा, इससे सरकार ने कहा। यहाँ मैं आपको प्री के लिए 2 फैक्ट और बताता चलूँ। कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। पहले इसका भवन कहीं और था, बाद में इसका भवन कहीं और शिफ्ट किया गया। इससे भी प्रश्न बनता है, ये भी आप पढ़िएगा। पहले इसमें 8 न्यायाधीश थे जब ये बना था टोटल। कब कब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, वर्तमान में कितनी है, ये आप याद रखिएगा। CJI कौन से क्रम के होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे, ये आपको करना बहुत ज़रूरी होता है प्री के हिसाब से। तो ये आयोग इस प्रकार संरचना से ये आयोग बनेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब अगला जो आता है वो आता है कि जब ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनना था तो फिर क्यों नहीं बना? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक बताया, वो सहमत नहीं था। इसका सीधा सा कारण था कि वह अपने स्वतंत्रता के अधिकार में इससे हस्तक्षेप मानता था, यानी वो इसको मानता था कि सरकार हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि संविधान ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग माना है, तीनों अपने अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के कार्यक्षेत्र एक दूसरे से टकराएंगे, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने माना और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया। क्यों असंवैधानिक करार दिया? उसका कारण यह था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 विधि विशेषज्ञ जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में रहेंगे। तो इन 2 विधि विशेषज्ञों से ही सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसमें एक नियम है, आयोग में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बन रहा था उसमें एक नियम था। क्या नियम था? कि अगर वो कितने सदस्य था, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कितने सदस्य था। एक CJI, 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मतलब 3, फिर विधि मंत्री 4 और 2 विधिवेता 6। तो उन 6 में से जब 2 सदस्य किसी नियुक्ति के लिए सहमत नहीं है तो नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। अभी क्या होता है कॉलेजियम में कि अगर 3-2 से भी फैसला आ रहा है, 5 लोग हैं कॉलेजियम में, 3-2 से फैसला आ रहा है तो भी वो माना जाता है। लेकिन यहां पर यह था कि अगर 2 सदस्य सहमत नहीं हैं और 4 सहमत हैं तो भी वो नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को यह नागवार गुजरा, इसलिए उसने इस आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी कि
जो 2 विधि विशेषज्ञ चुनने वाली कमेटी है उसमें जब विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और ये रहेंगे तो वो राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कई बार नियुक्ति को मैनेज कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। और उससे इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आधारों पर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब जब इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और आलोचना कॉलेजियम सिस्टम की भी होती है, तो जो विधि विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो कहते हैं कि जानकार विधि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे पारदर्शी बनाने हेतु, यानी कॉलेजियम सिस्टम में पता नहीं चलता कि किस आधार पर आपने निर्णय ले लिया है, भाई भतीजावाद तो नहीं हो गया, तो इसे पारदर्शी बनाने के लिए कुछ बिल लाएं या कुछ संशोधन सरकार को करना चाहिए या कुछ ऐसे कानून बनना चाहिए जिससे कॉलेजियम व्यवस्था में विश्वास बना रहे। वरना जज का बेटा जज, पहलवान का बेटा पहलवान, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, राजनीतिक नेता का बेटा नेता, वकील का बेटा वकील, उसकी तर्ज पर जज का बेटा जज की तर्ज पर काम चलता रहेगा, भाई भतीजावाद बढ़ता रहेगा। अतः सरकार को चाहिए कि वो कॉलेजियम सिस्टम को दुरुस्त करे, यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो उसे तुरंत ठीक किया जाए, ताकि जो देश के न्याय मंदिर के रूप में विख्यात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जहाँ पर लोग न्याय की गुहार लगाकर जाते हैं, वहाँ पर काम पारदर्शी रूप से और अच्छे रूप से हो सके। तो उसके बाद आप समझ गए कि ये होता है कॉलेजियम सिस्टम। इस प्रकार कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, किस प्रकार कॉलेजियम सिस्टम 3K सिस्टम के आधार पर बना था, कैसे राष्ट्रीय हमारी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्टों में जो राज्य की होती हैं उसमें नियुक्तियां और तबादले होते हैं। ये सब जो काम है ये हमने जो किया है ये किया है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। तो ये था कॉलेजियम सिस्टम। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कॉलेजियम सिस्टम कैसा लगा। आगे भी हम आपको संसद में, क्योंकि अभी भारतीय संसद नया जो भवन बन रहा है इसलिए संसद चर्चा का विषय है, भारतीय संसद, नई शिक्षा नीति, इन दोनों पर जल्द ही इसी प्रकार ऑडियो प्लस वीडियो लेक्चर के साथ आपके समक्ष आएंगे। इस कॉलेजियम सिस्टम को आप अच्छे से पढ़िएगा। मेंस में और प्री में इससे संबंधित प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। मैं रवि तोमर जल्द ही आपके लिए ये दोनों नई शिक्षा नीति और संसद पर इसी प्रकार लेक्चर लेकर आऊँगा। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, यदि कोई कमी हो तो उससे भी हमें अवगत कराइए, ताकि हमें अपनी इस नई सीरीज़ को और अच्छा और बेहतर करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।